आज अपन अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से विधि प्रथम वर्ष के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट के एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्लाइड के ऊपर शो किया गया है, आज के टॉपिक का नाम है संयुक्त अपकृत्यकर्ता या जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। देखो, जॉइंट टॉर्ट फीसर्स की स्थिति उस वक्त उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही वादी के विरुद्ध कोई अपकृत्य कारित करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी सभी अपकृत्यकर्ताओं को अपन जॉइंट टॉर्ट फीसर्स या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं की कैटेगरी में नहीं रख सकते। या दूसरे वे में अपन इस बात को यूं देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही वादी के विरुद्ध किसी अपकृत्य को कारित करते हैं तो इस प्रकार किए जाने वाले अपकृत्यों को अपन दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको ऊपर स्लाइड में दिख रहा है, पहली कैटेगरी स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता या इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स, और दूसरा है इसमें संयुक्त अपकृत्यकर्ता या जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही वादी के विरुद्ध किसी अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसी घटनाओं के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट में अपन दो कैटेगरीज या दो शीर्षकों में ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। पहला है स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता और दूसरा है जॉइंट टॉर्ट फीसर्स। अपने इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएं इससे पहले इन दोनों शब्दों में अंतर करना बहुत ही जरूरी है। देखो, पहला जो वर्ग है या पहली श्रेणी है स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता या इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स का मीनिंग यह है कि जब स्वतंत्र अपकृत्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विचार विमर्श के बाद कार्य नहीं किया जाता है तथा उनके कार्यों के विकल्प में केवल समानता रहती है, लेकिन वे एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं या संपादित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम देने से पहले दो या दो से अधिक अपकृत्यकर्ताओं के एक्टिविटी से पहले अगर किसी प्रकार की कॉमन कंसेंट नहीं होती है तथा उनके कार्य बिल्कुल एक दूसरे से पृथक होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे अपकृत्यकर्ताओं को हम स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता या इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स कहते हैं। दूसरा सिचुएशन ये बनती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक कॉमन इंटेंशन में या एक सामान्य अभिकल्प में अग्रसर होते हुए किसी अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे अपकृत्यकर्ताओं को अपन संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक ही वादी के विरुद्ध दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम देते हैं तो इनमें मेन जो अंतर करने वाली बात है वो है कॉमन इंटेंशन, सामान्य अभिकल्प। यदि अपकृत्यात्मक घटना को जन्म देने से पहले या अंजाम देने से पहले उनके बीच किसी प्रकार का कॉमन इंटेंशन या सामान्य अभिकल्प नहीं पाया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में उन अपकृत्यकर्ताओं को अपन कहेंगे स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता या इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीसर्स कहेंगे। और यदि उस अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम देने से पहले उनके बीच किसी प्रकार का कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय या सामान्य अभिकल्प पाया जाता है, ये बात प्रूव हो जाती है कि उनके बीच जो उनके द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया है वो घटना किसी सामान्य आशय या कॉमन आशय के आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें हम जॉइंट टॉर्ट फीसर्स या संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहेंगे। तो पहली बात, इंडिपेंडेंट और जॉइंट टॉर्ट फीसर के अंदर अंतर करने वाली बात है वो सामान्य अभिकल्प या सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन, किसी सामान्य इरादे को अंजाम देने के लिए वो घटना अपकृत्यकर्ताओं द्वारा अंजाम दी गई थी या नहीं। दूसरी बात इसमें देखिए, जब यहाँ एक बड़ी चीज और अपने को देखने को मिलती है जो ब्रूक बनाम वुल के वाद में डिस्कस की गई थी। सवाल ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही संयुक्त उद्यम में संलग्न हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही संयुक्त उद्यम में संलग्न हो और उनमें से एक व्यक्ति उस उद्यम के दौरान और
उसके अनुसरण में कोई अपकृत्य करता है तो ऐसे समस्त व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जाएंगे और समान रूप से उत्तरदायी होंगे। सीधी सी बात यह है कि जहां ऐसी जो सिचुएशन आती है जो ब्रुक बनाम वुल के विवाद में डिस्कस की गई थी, जहां दो या दो से अधिक जो पार्टनर्स हैं या किसी फर्म के पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक फर्म के कार्य के अनुसरण में किसी कार्य को कर रहा होता है और उस दौरान उससे किसी अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम दिया जा चुका होता है, तो ऐसे सिचुएशन में बाकी सभी को भी उसके साथ संयुक्त अपकृत्यकर्ता माना जाएगा। यहां देखो, मोटे तौर पर इस चैप्टर को अपन डिस्कस करना चाहें तो 3 सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें ये संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से संबंधित संबंध देखे जा सकते हैं। पहली सिचुएशन है अभिकरण के मामले में। देखो, एजेंसी के मामलों में जो है इस स्लाइड में आप देखेंगे संयुक्त अपकृत्यकर्ता के जो मामले हैं वो 3 भागों में हो सकते हैं। रिलेटेड टू एजेंसी के मामलों में, और दूसरा प्रतिनिधिक दायित्व विकेरियस लाइबिलिटी में जहां स्टेट पब्लिक सर्वेंट रिलेशनशिप आ सकते हैं या मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आ सकती है, जो विकेरियस लाइबिलिटी में अपन ने डिस्कस किया है। और तीसरी जो सिचुएशन बनती है वो है सामान्य कार्यवाही। तो देखिए, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य कार्यवाही के अलावा, या फिर यूं कहें कि अभिकरण के मामले में और अभिकरण के अलावा प्रतिनिधिक दायित्व के मामले में और सामान्य कार्यवाही के मामले में, ये 3 सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिनमें अपन संयुक्त अपकृत्यकर्ता की स्थिति को डिस्कस कर सकते हैं। अब इनमें जैसे अपन ने बाकी चीज़ें अलग से डिस्कस की है, जैसे एजेंसी या अभिकरण के मामले में अलग से डिस्कस किया है, विकेरियस लाइबिलिटी को अपन ने अलग अलग टाइटल्स में डिस्कस किया है। एक तीसरा पॉइंट यहाँ जो बनता है सामान्य कार्यवाही का। तो सामान्य कार्यवाही के संबंध में देखो क्या नियम है अपकृत्य विधि में। संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है। देखो, जॉइंट टॉर्टफिशर्स की जो लाइबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और जॉइंट भी हो सकती है। पहली बात तो ये है, इसका मीनिंग ये है कि वादी के पास ये विकल्प मौजूद होता है कि वो उनमें से किसी एक के विरुद्ध या उनमें से कुछ के विरुद्ध या सभी संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध एक्शन ले सकता है। कहने का मतलब कि वादी को यह विकल्प रहता है कि वह उनमें से किसी एक के विरुद्ध या उनमें से कुछ के विरुद्ध या उन सभी के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। किसी भी एक अपकृत्यकर्ता को प्रतिकर की संपूर्ण राशि देने को कहा जा सकता है। यह है सामान्य कार्यवाही। सामान्य कार्यवाही का मतलब यह है कि कौन से अल्टरनेट हैं जो संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में वादी के पास मौजूद होते हैं। या दूसरे वे में सेकंड बिंदु को आप देखेंगे, इसमें संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से एक की मुक्ति अन्य सभी अपकृत्यकर्ताओं को मुक्ति प्रदान करती है। देखिए, सामान्य कार्यवाही का मतलब मेन जो है, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से यदि वादी किसी एक को मुक्त कर देता है तो बाकी सभी स्वतः मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में वाद कारण या काज ऑफ एक्शन एक होता है और वह अविभाज्य होता है। तो देखो, वादी के पास संयुक्त अपकृत्यकर्ता के मामले में एक्शन लेने का या वाद दायर करने का जो अधिकार होता है, उस अधिकार को डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस अधिकार को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर एक संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक पक्षकार को मुक्त किया जाता है तो बाकी पक्षकार जो है वो अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तीसरा बिंदु यहाँ इसमें अपने पास डिस्कस करने के लिए जो है वह संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी भी एक की मुक्ति अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं को उसके दायित्व से मुक्त कर देती है, परंतु संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक के विरुद्ध वाद दायर न करने की प्रसंविधा अन्य अपकृत्यकर्ताओं को अवमुक्त नहीं करती है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से एक की मुक्ति अन्य को मुक्ति दिलाती है, लेकिन अगर किसी प्रकार का ऐसी संविदा उनके बीच हो जाती है कि एक के विरुद्ध वाद दायर किया जाए
या किसी एक को वाद से मुक्त कर दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में बाकी संयुक्त अपकर्तकर्ताओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस संबंध में भारतीय विधि में एक महत्वपूर्ण जो वाद डिस्कस किया जा चुका है, उसकी साइटेशन है शिवसागर बनाम मातादीन। तो शिवसागर बनाम मातादीन के मामले में यह कहा गया कि यदि संयुक्त अपकर्तकर्ताओं में से किसी एक के विरुद्ध वाद दायर न करने का यदि प्रसंविदा या किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में अन्य या बाकी जो संयुक्त अपकर्तकर्ता हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक और वाद इसमें अपने सामने डिस्कस करने के लायक है, जिसकी साइटेशन है राजकुमार बनाम अली हुसैन। इस वाद में ये डिसाइड किया गया कि एक संयुक्त अपकर्तकर्ता की मुक्ति तभी अन्य शेष अपकर्तकर्ताओं की मुक्ति में परिवर्तित हो सकती है जब अन्य सभी अपकर्तकर्ताओं द्वारा कारित अपकर्तव्य को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया जाता है। देखिए, एक अपकर्तकर्ता के साथ साथ अन्य सभी अपकर्तकर्ताओं द्वारा कारित अपकर्तव्य को पूर्णतः संतुष्ट कर दिया जाता है तो ही बाकी को मुक्ति मिलेगी। कहने का मतलब है कि राजकुमार बनाम अली हुसैन के मामले में ये डिसाइड किया गया कि विभिन्न संयुक्त अपकर्तकर्ताओं में से एक का जो अपकर्तव्य है वो संतुष्टि योग्य है तो उसे मुक्त किया जा सकता है, और बाकी का यदि अपकर्तनात्मक दायित्व कार्य जो है या एक्टिविटी जो है वो संतुष्ट करने वाली नहीं है तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में अपने सामने एक और महत्वपूर्ण चीज जो डिस्कस करने लायक है, वो चीज ये है कि 1799 में मेरीवेदर बनाम निक्सन का एक वाद डिसाइड किया गया था, और ये इस चैप्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी अपन मान सकते हैं संयुक्त अपकर्तकर्ताओं के मामले में। इस वाद में ये डिसीजन दिया गया कि संयुक्त अपकर्तकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता। संयुक्त अपकर्तकर्ताओं के बीच कोई अंशदान नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि केवल एक वादी को संपूर्ण नुकसानी की धनराशि का भुगतान करना पड़े तो वह अन्य संयुक्त अपकर्तकर्ताओं में से जो उस नुकसानी के लिए दायी है क्षतिपूर्ति या अंशदान के रूप में कुछ वसूल नहीं कर सकता। देखिए, एक बार फिर मेरीवेदर बनाम निक्सन के वाद की जो सिचुएशन है डिसीजन की, वो क्या है कि जब दो या दो से अधिक संयुक्त अपकर्तकर्ता किसी अपकृत्यात्मक घटना को अंजाम देते हैं और उस अपकृत्यात्मक घटना के फलस्वरूप हुई किसी नुकसानी का यदि उन संयुक्त अपकर्तकर्ताओं में से किसी एक से वसूली कर ली जाती है, तो क्या बाकी अन्य संयुक्त अपकर्तकर्ताओं से वह अपकर्तकर्ता या संयुक्त अपकर्तकर्ता उनके अनुपात में आने वाले अंश या हिस्से को वसूल कर सकता है? तो इसमें जवाब दिया गया कि नहीं, अन्य संयुक्त अपकर्तकर्ताओं से वह संयुक्त अपकर्तकर्ता वसूली नहीं कर सकता जिससे नुकसानी की वसूली न्यायालय द्वारा वादी ने की है। मेरीवेदर बनाम निक्सन का नियम जो है वो है संयुक्त अपकर्तकर्ताओं के बीच अंशदान को अवरुद्ध करता है। इस संबंध में इन फ्यूचर लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 ने जो गाइडलाइन या प्रावधान किए, वो प्रावधान इस वाद के निर्णय से आई विसंगति को दूर करने में मददगार रहे। कहने का मतलब ये एक बड़ी विसंगति थी मेरीवेदर बनाम निक्सन के डिसीजन से कि जब नुकसानी करने वाले एक से अधिक लोग होते हैं या नुकसानी में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है और उनमें से न्यायालय के आदेश से किसी एक से उस नुकसानी की वसूली कर ली जाती है और बाकी लोगों से अंशदान की वसूली भुगतान करने वाला नहीं कर सकता। ये अपने आप में इनजस्ट या एक अन्याय जैसी स्थिति प्रतीत होती है, या यूं कह सकते हैं कि इस डिसीजन से विधि के क्षेत्र में एक बड़ी विसंगति सी महसूस होने लगी थी। इस विसंगति को दूर करने के लिए या इसे निराकृत करने के लिए 1935 में लॉ रिफॉर्म एक्ट को पारित किया गया था, और इस लॉ रिफॉर्म एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि एक संयुक्त अपकर्ता जिसने अपने अंश के से अधिक प्रतिकर देने के लिए कहा गया, अन्य संयुक्त अपकर्तकर्ताओं से अंशदान करने के लिए कह सकता है। लेकिन अंशदान की मांग केवल उन्हीं अपकर्तकर्ताओं से की जा सकती है जो वादी को
क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे। देखिए, इसमें उस विसंगति को दूर करते हुए कहा गया कि जब किसी भी संयुक्त अपकृत्यात्मक घटना के परिणाम स्वरूप संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक से उसके हिस्से से ज़्यादा नुकसानी की वसूली कर ली जाती है वादी द्वारा न्यायालय के माध्यम से, तो वह बाकी क्षति में भागीदार या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से उनके अनुपात में अंश की वसूली के लिए वाद ला सकता है। ये व्यवस्था लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 में की गई। अब सवाल उठता है, अभी अपन ने जो डिस्कस किया है ये ब्रिटिश लॉ या कॉमन लॉ की स्थिति है। भारत में इस मुद्दे पर अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो देखो, पहली अपने सामने क्लियर कट बात यह है कि भारत में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 जैसा कोई कानून या स्टैट्यूट जो है वो अस्तित्व में नहीं है। दूसरी बात, संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच में अंशदान किया जा सकता है या नहीं, या अंशदान की वसूली हो सकती है या नहीं, इस मामले में भारत के विभिन्न हाईकोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। और इन हाईकोर्ट्स के मतों में या इंटेंशन में जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है वो ये है कि इलाहाबाद, नागपुर और कलकत्ता हाईकोर्ट्स ने यह साफ कहा है कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का नियम भारत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब, जो बड़े और पुराने हाईकोर्ट्स हैं जिनका लंबा अभ्यास लॉ ऑफ टॉर्ट में डिस्कस करने का है, उन न्यायालयों का ये मानना है कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो वाद है जिसमें ये जजमेंट दिया गया कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के बीच अंशदान नहीं हो सकता, इस नियम को भारत में लागू नहीं किया जा सकता। इट मीन्स कॉमन लॉ के द लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 की स्थिति को भारतीय ये उच्च न्यायालय जो है वो स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत कुछ हाईकोर्ट्स ऐसे भी हैं जो मेरीवेदर बनाम निक्सन के वाद को फॉलो भी करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में लॉ ऑफ टॉर्ट में या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में जो अपकृत्य विधि है उस संबंध में एकमत नहीं है। तो ये संयुक्त अपकृत्यकर्ता की स्थिति कॉमन लॉ में और भारतीय लॉ में जो देखने को मिलती है उसको आज की इस कक्षा में अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।